नमस्कार, मैं डॉक्टर अमर सिंह साहू, सहायक प्राध्यापक भूगोल, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मेरे वीडियो लेक्चर का विषय है भारत में सामाजिक नियोजन। क्लास एमए सेकंड सेमेस्टर 4th यूनिट 4थी इकाई, जिसमें भारत में सामाजिक नियोजन की प्रस्तावना, उनकी परिभाषा, सामाजिक नियोजन की आवश्यकता क्या क्यों है, और पहले से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक के कार्यक्रम के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। अब महत्वपूर्ण जो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो कार्य किए गए उनके बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आइए मैं आप सबको महिला कल्याण कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा। नर और नारी एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना दो चक्के के गाड़ी नहीं चल सकता। इसीलिए समाज में चाहे किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, संप्रदाय के हों, पुरुष और महिला बराबर है। लेकिन पहले महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंतर्गत कैद करके रखा जाता था। उनके सामने अनेक समस्याएं थी। आजादी के बाद भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के लिए अनेक कानून बनाए, अनेक योजना बनाए, जो साकार रूप में हमें समाज में अभी देखने को मिल रहा है। इन कानून, अधिनियम और नियोजन के बारे में संक्षिप्त कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जैसे परिवार परामर्श केंद्र। यदि दाम्पत्य में परिवार में विवाद हो जाता है तो महिला के लिए योजना बनाया गया है कि वह परामर्श ले सकती है और उनको सलाह दिया जाता है, ये निःशुल्क है। ठीक वैसे ही बालिका कल्याण कार्यक्रम 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए शासन द्वारा अनेक कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। जैसे स्कूल जाने की व्यवस्था, साइकिल की व्यवस्था, उनके लिए बीमा की व्यवस्था। 18 साल होने के बाद उस राशि को लड़की के खाते में जमा कर दिया जाता है। तो बालिका कल्याण कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला कोष स्थापित किया गया है। दहेज निरोधक कानून बनाया गया है और इनको फिर अमेंडमेंट किया गया 1986 में। फिर से कोई भी व्यक्ति दहेज नहीं ले सकता। दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध है। तो इसके लिए अधिनियम बनाया गया है, दहेज निरोधक कानून। ठीक वैसे ही सती प्रथा निरोधक कानून बनाया गया है। पुरुष के निधन होने के बाद महिलाएं सती बन जाती थी, आत्मदाह कर लेती थी। उनके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा कानून बनाया गया है, नियम बनाया गया है, जिससे कोई भी महिला सती ना हो सके। शिशु आहार दुग्धपान, गर्भ की अवस्था में भी और बच्चे के जन्म के बाद भी शिशु के आहार के लिए दुग्धपान की व्यवस्था की गई है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा, महिलाओं के लिए विशेष रूप से यदि उनका पति उन्हें सताते हो, मारते हो, पीटते हो, तो उनको पूरा अधिकार है कि वह अपनी रक्षा के लिए शासन के पास, न्यायालय के पास जा सकती है और उनके लिए सुरक्षा अधिनियम बनाया गया है। ठीक इसी तरह से और अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जैसे महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है 1990 में। कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, समाज कल्याण, ई शासन, सूचना का अधिकार जैसे अनेक कार्यक्रम महिलाओं के विकास के लिए संचालित किए जा रहे हैं। कुछ कानून के बारे में आपको जानकारी दे दूं। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 संशोधित करके 1986 में फिर से इसको लागू किया गया। अश्लील प्रस्तुतिकरण निरोधक कानून, किसी भी महिला के विरुद्ध अश्लीलता नहीं की जा सकती। दहेज निरोधक कानून 1961 और 1986
सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1987, शिशु आहार व दुग्धपान अधिनियम 1972, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 में लागू की गई, जिसका उद्देश्य महिलाओं में प्रगति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना तथा महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना है कि जीवन के हर क्षेत्र और गतिविधि में वे खुलकर भागीदार बने। ठीक इसी तरह से 11 से 18 वर्ष और 14 से 18 वर्ष की स्कूली लड़कियों को पोषण आहार, स्वास्थ्य, यौन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, प्रजनन और बच्चों की देखरेख के बारे में भी शिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में समुदाय केंद्र, स्व सहायता समूह, हितग्राहियों को संवेदनशील बनाना है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना 1972 से चल रही है। ठीक ऐसे ही उज्ज्वला योजना, परिवार परामर्श केंद्र, शिक्षा के लिए कंडेंस कार्यक्रम, यह वयस्क लड़की या महिला जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है उनके लिए जनजातीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और पिछड़ों क्षेत्र में शिक्षा का उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना है। स्त्री शक्ति पुरस्कार 2007 से सामाजिक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाली जो महिलाएं हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा 5 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। बालवाड़ी पोषण आहार, 3 से 5 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण दिया जाता है। प्रौढ़ महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिशु गृह कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघु उद्योग के लिए सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, अवकाश शिविर, महिला मंडल, स्वावलंबन, लड़कियों को छात्रवृत्ति, दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला हेल्पलाइन, आपातकालीन सेवाएं 1090, हेल्पलाइन 181। ठीक वैसे ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी सबला पूरक आहार, आंगनवाड़ी केंद्रों पर मुख्यमंत्री अमृत योजना, आवास, आश्रय यदि मुखिया महिला है तो, नोनी सुरक्षा योजना, 18 साल की 12वीं पास कर चुकी बेटियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। सुखद सहारा योजना, बालिका समृद्धि योजना, इस प्रकार से अनेक योजनाएं देश के महिलाओं के विकास के लिए संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, इसमें हाट बाजार में जाकर के चिकित्सकों द्वारा महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मोर छत, मोर बिजली योजना, आजीविका अंगना योजना, मिनी माता, अमृत धारा योजना, दीदी बैंक, नरेगा, मनरेगा जैसे अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए शासन द्वारा किया जा रहा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण के लिए हर वर्ग हेतु कार्य किया गया है, जिसमें से आइए देखें बाल कल्याण कार्यक्रम। जो नवजात शिशु है या छोटे बच्चे हैं जो अवयस्क हैं, 18 वर्ष से कम जिनकी आयु है, उनके कल्याण के लिए अनेक प्रकार से योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें शैशवावस्था में देखभाल, जब बच्चा छोटा रहता है, मां की गोद में रहता है शिशु, तो उनके देखभाल के लिए सरकार ने योजना का निर्धारण किया है, योजना बनाया है। ठीक वैसे ही माताओं एवं बच्चों का स्वास्थ्य एवं पोषण, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे को एवं उनकी मां को पर्याप्त प्रोटीन, पर्याप्त विटामिन और पर्याप्त पोषण युक्त भोजन मिले, इनके लिए योजना बनाई गई है। ठीक है, उसी तरह से नवजात बच्चों का आहार, जो नए जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको पर्याप्त आहार
पोषण युक्त आहार प्रदान करने की योजना पंचवर्षीय योजना के माध्यम से की गई है। कुपोषण रोकथाम, जो कुपोषित बच्चे हैं, वजन कम हो, जिनका वृद्धि दर कम हो, ऐसे बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी बस्तर क्षेत्र में जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए अलग से योजना बनाई गई है, उनको पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो सके। और बस्तर के साथ साथ संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में जो कुपोषित बच्चे हैं उनके रोकथाम के लिए, कुपोषण के रोकथाम के लिए योजनाएं संचालित की जा रही है। बाल संरक्षण, बालकों का संरक्षण, उनका संरक्षण हो, वो पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल जाए, अपराध से दूर रहे, इसीलिए बाल संरक्षण योजना का निर्माण किया गया। शिक्षा, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और है, इसीलिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके लिए प्रत्येक बच्चे को, चाहे वह लड़की हो या लड़का हो, स्कूल जाना, विद्यालय जाना अनिवार्य है। तो बाल शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बाल विवाह अर्थात 18 वर्ष से कम आयु में यदि किसी बच्चे का विवाह होता है तो वह गैर कानूनी है, इसलिए इनके लिए अधिनियम बनाया गया है, नियम बनाया गया है इस प्रथा को रोकने के लिए। और केंद्र सरकार द्वारा विवाह के समय आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए कम से कम 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। इससे कम उम्र के लड़के एवं लड़कियों का विवाह नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बच्चों को संरक्षित करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, आयोग का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनको संरक्षित किया जा सके। इनके अलावा लैंगिक संतुलन, बेटे और बेटी दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाना, इसके लिए भी योजना का क्रियान्वयन किया गया है। बच्चों के अवैध व्यापार पर रोक, बच्चों को मजदूरी कराने के या अन्य उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम जो किया जाता था, अवैध व्यापार होता था, उस पर रोक लगाने के लिए कानून का निर्माण किया गया है, कानून बनाया गया है। स्व मदद समूहों का निर्माण किया गया है। ठीक इसी तरह से बाल विकास में सामाजिक भागीदारी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल सरकार का नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि हमारे समाज में जो बच्चे हैं उनके विकास में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 बनाया गया है, जिसके द्वारा बच्चों के अधिकार को संरक्षित किया जाता है। और सन 1985 में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। साथ ही साथ बच्चों के समग्र विकास के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा कार्यक्रम समेकित बाल विकास सेवा ICDS है, जिसमें पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करना शामिल है। आइए अब हम श्रम कल्याण की चर्चा करें। हमारे देश में जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकारों द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, अनेक प्रकार से नियोजन क्रियान्वित किए गए हैं, नियोजन बनाए गए हैं। आखिर इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आवश्यकता के लिए आप देखेंगे, पहला है औद्योगिक शांति। औद्योगिक उत्पादन में लगे हुए
हमारे देश के लाखों करोड़ों जो श्रमिक भाई हैं उनमें शांति व्यवस्था बनी रहे, उनको पर्याप्त पोषण युक्त आहार मिले, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसके लिए नियोजन आवश्यक है। श्रम कल्याण के लिए आवश्यकता के रूप में तो औद्योगिक शांति को बनाए रखने के लिए, ताकि उत्पादन का कार्य प्रभावी ना हो, उनको पर्याप्त अवकाश मिले, पर्याप्त स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिले और औद्योगिक शांति बनी रहे। दूसरा है सामाजिक गुणों का विकास। जो श्रमिक वर्ग है, चाहे किसी भी क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र हो, कृषि के क्षेत्र हो, उनमें सामाजिक गुणों का विकास होगा। जब हम विकास की बात करते हैं तो आर्थिक के साथ साथ सामाजिक विकास महत्वपूर्ण है और हमारा विषय है सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक गुणों के विकास के लिए फिर उत्तरदायित्व की भावना, श्रमिकों में उत्तरदायित्व की भावना हो, देश प्रेम की भावना हो, जिस क्षेत्र में वो काम करते हो, जिस कल कारखाने में, जिस कृषि क्षेत्र में काम करते हो, उन्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि उनका नहीं है, ये राष्ट्र का है। तो उनमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित हो सके। फिर है मानसिक शांति, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तभी मानसिक शांति बना रहेगा और हमारा जो विकास का कार्यक्रम है, नियोजन है, योजना है, अनवरत गति से चलता रहेगा। फिर कार्यदक्षता में वृद्धि, नियोजन और उनको पर्याप्त सुविधा देने से ही उनके कार्यदक्षता में वृद्धि की जा सकती है, अर्थात वह अधिक से अधिक कार्य कर सकता है। तो केंद्र सरकार द्वारा इनके लिए भी अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई गई है, जैसे मीटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम 1961, अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि, कोयला खान श्रम कल्याण निधि, बागान श्रमिक अधिनियम 1951। बागान में काम करने वाले हमारे जो श्रमिक भाई हैं, चाहे वो चाय का बागान हो या कोई भी बागान हो, उनके लिए भी अधिनियम बनाया गया है। वैसे ही लोहा खान श्रम, खदानों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनके लिए 1961 में अधिनियम बनाया गया है। खानों में सुरक्षात्मक उपाय किया गया है ताकि उनको किसी प्रकार से परेशानी ना हो। श्रम कल्याण केंद्र, राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार योजना, श्रम कल्याण निधियां, ठीक इसी तरह से अनेक कार्यक्रम राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। ठीक चिकित्सा की व्यवस्था, उनके लिए पर्याप्त चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। शिक्षा की व्यवस्था, जलपान गृह की व्यवस्था, फिर मनोरंजन गृह की व्यवस्था। श्रमिक संघ, श्रमिकों के आवाज को शासन तक पहुंचाने के लिए श्रमिक संघ का निर्माण हुआ है। अहमदाबाद में टेक्सटाइल श्रम संघ है, कानपुर में मजदूर सभा है, इंदौर में मिल संघ है, रेल कर्मचारी संघ है। ठीक वैसे ही समाज सेवी संस्थाएं हैं जो अपने कार्यों में लगी हुई है। श्रमिक भाइयों के लिए मुंबई है, मुंबई सेवा सदन है, महिला मंडल है। और वैसे ही श्रमिक कल्याण के अंतर्गत भर्ती है, इनकी स्वच्छता है, प्रकाश है, शिक्षा है, दुर्घटनाओं की रोकथाम है, साफ सुथरे मकान, चिकित्सा, मनोरंजन, भोजन, पर्याप्त मजदूरी आदि की व्यवस्था की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मजदूरों के लिए योजनाएं बनाई गई है, जिसमें निःशुल्क सिलाई मशीन, निःशुल्क चश्मा, निःशक्त के लिए तिपहिया साइकिल, हाथ करघा बुनकरों के लिए निःशुल्क साइकिल, मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला रसोइयों के लिए निःशुल्क साइकिल, कमजोर कृषकों को निःशुल्क कृषि उपकरण, कृषि अनुदान, बेटी विवाह योजना, दुर्घटना पर अंतिम संस्कार योजना, मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। इस प्रकार से अनेक प्रकार की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हमारे श्रमिक भाइयों के लिए श्रम कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं। अब मैं सामाजिक नियोजन के अंतर्गत हमारे देश की पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में कुछ बतलाना चाहूंगा। आप जानते हैं जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति है, ये दुर्गम क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं। वनांचलों में, पहाड़ियों में, रेगिस्तान में ऐसे दुर्गम क्षेत्र में निवास करते हैं और काफी संघर्ष करके अपने जीवन यापन करते हैं। ठीक वैसे ही पिछड़ी जाति, देश की आबादी का अधिकांश हिस्सा पिछड़ी जातियों में है।
इनके लिए आयोग का गठन किया गया है, पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया है इनको। और उस आयोग के तारतम्य में वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा जो शासकीय भर्ती है, शासकीय सेवा में भर्ती है, उसमें 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई है शासकीय सेवाओं में। ठीक वैसे ही अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। शासकीय सेवा में इनको इस तरह से केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण दिया जा रहा है ताकि ये भी समाज की मुख्य धारा में आ सके। और यही नहीं, इनके शिक्षा पर ये कहीं को कोचिंग करते हैं या मेडिकल कॉलेज में जब प्रवेश लेते हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेते हैं तो वहां पर भी इनको इस प्रकार से आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ विभिन्न पंचवर्षीय योजना के माध्यम से, मैंने इसके पहले आपको बताया श्रम के क्षेत्र में हमारी सरकार ने क्या किया है, महिलाओं के लिए किस प्रकार से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, बच्चों के लिए, बालकों के लिए किस प्रकार से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। फिर पिछड़ी जातियां हैं जिसे हम ओबीसी कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है। इनके अलावा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कार्यक्रम विभिन्न पंचवर्षीय योजना के माध्यम से संचालित किए गए, जिनमें प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम। आज देश की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है। वर्तमान समय में 1 अरब 35 करोड़ लोग इस देश में निवास कर रहे हैं। तो दूरगामी योजना बना करके आने वाले 2045 तक इस जनसंख्या को नियंत्रित करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा चल रहा है। इनके साथ साथ भिक्षावृत्ति उन्मूलन, जो भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोग हैं उनका उन्मूलन, मद्य निषेध जैसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास हो सके और देश के विकास में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, समाज के प्रत्येक वर्ग का पर्याप्त विकास हो सके। इस प्रकार से एमए सेकंड सेमेस्टर सामाजिक भूगोल का जो चौथा इकाई है, भारत में सामाजिक नियोजन किसे कहते हैं, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उनके कौन कौन से पक्ष हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं पंचवर्षीय योजना तक के टेबल, साथ ही साथ इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों के लिए सरकारों द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो भी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं उनके बारे में मैंने आप सबके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखने का प्रयास किया। मुझे आशा है ये बातें आपको समझ में आई होगी और आपके लिए लाभकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।